गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर भेद पढ़े, फिर स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विभाजन या वर्ण विच्छेद। वर्ण विभाजन या वर्ण विच्छेद क्या होता है? विच्छेद मतलब टुकड़े करना, विभाजन करना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब शब्द जो बनता है वो वर्णों के मेल से बनता है, तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कै मैल है कमल, कमल है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै प्लस मै प्लस लै, तो ये क्या हो गया? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े उसको उसी जगह पे लिखें, और सभी व्यंजन, स्वर नहीं, व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं। ये हलंत मैंने किस लिए बताया था? मैंने आपको कहा था कि जब ए स्वर जुड़ता है तभी व्यंजन जो है वो पूरा होता है। ए स्वर जुड़ने से पहले उसके नीचे इस तरह से हलंत लगता है और वो अक्षर आधा गिना जाता है। ये मैं नहीं, म गिना जाता है। जब इसमें ए जुड़ जाता है, ए प्लस हो जाता है, तब ये मैं बनता है। अदरवाइज इसमें हलंत लगा हुआ रहता है। तो वही बात इन्होंने कही है कि हलंत सभी व्यंजनों के, स्वर नहीं, स्वर तो अपने आप में पूरे होते हैं, व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होगा। अब जैसे अमन का वर्ण विच्छेद करना है, ए के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, स्वर है, प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ, अमन। आराम, आ स्वर है, र प्लस आ रा बनेगा, म प्लस अ मैं बनेगा। इसी तरह से ये जो वर्ण विच्छेद करना है, जो जो मात्रा जहां जहां है उस हिसाब से वर्ण विच्छेद। ये आप लोग एक रीडिंग लीजिएगा इसकी। आगे है उच्चारण, ये तो था वर्ण विच्छेद। आगे है उच्चारण एवं वर्तनी। उच्चारण क्या होता है? बोलना। हम किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को कैसे बोलते हैं वो उसका उच्चारण कहलाता है। और उच्चारण में अगर गलती हो गई तो उसके लिखने में, वर्तनी होता है मात्रा और लिखना, तो उसकी वर्तनी में गलती अवश्य होगी। तो इसलिए मुख के द्वारा वर्णों तथा अक्षरों का बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी आपने पढ़ा और जाना। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। भाषा में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व दिया गया है। अब अगर हम उच्चारण सही नहीं करेंगे, अगर हम बोले किसी अक्षर को मैं बोल रहे हैं तो वो पूरा मैं है, अगर वो आधा है तो म बोला जाता है। तो इसलिए उच्चारण पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने उच्चारण कैसे किया है, वैसा ही वो लिखा जाएगा। अब वर्तनी के नियम। वर्तनी मतलब लिखने के। संयुक्ताक्षर निर्माण संबंधी। संयुक्ताक्षर बनाते हैं तब क्या करते हैं? खड़ी पाई, जैसे गै में डंडा होता है, तय से, तो इनकी पाई हटा देते हैं। मतलब इनका जो डंडा होता है, पाई मतलब खड़ी डंडी, वो हटा देते हैं। मैं के अंदर क्या होता है? मैं लिखते हैं तो उसका डंडा हटा देते हैं, आधा मैं बनाना है तो। न बनाना है तब भी उसका डंडा हटा देते हैं। तो ये क्या है? जो खड़ी पाई वाले, यानी जिनके साथ डंडा लगा होता है, उनकी पाई हटा देते हैं, वो वर्ण आधा बन जाता है। बीच की पाई वाले व्यंजन जैसे कै है, फै है, तो इनका एक तरफ का थोड़ा सा झुका भाग जो होता है उसको कट कर देते हैं। आगे है द, अड़, ह, छ, ट, ठ। इन वर्णों को क्या करते हैं? इनके पैर में हलंत लगाते हैं। इन वर्णों के पैर में हलंत लगाने पर ये आप आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब ये है संयुक्ताक्षर बनाने के लिए खड़ी पाई वाले, झुकी पाई वाले, और द है, छ, ट, ठ, ड। जिनकी जो शेप नीचे से गोल होती है उनको हम आधा नहीं कर सकते, तो उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। आगे है रै व्यंजन का मात्रा के रूप में प्रयोग। रै पाई वाले वर्णों के नीचे इस रूप में लगाया जाता है। क्रम लिखना है तो कै के पैर में तिरछे वाला रै, जिसको हम क्र बोलते हैं, और करम, उसमें क्या है? रै का उच्चारण जो होता है वो मैं से पहले हो रहा है तो वो आधे रै के रूप में ऊपर चला जाता है। अब हमने क्रम, जो तिरछा पैर में रै लगता है, वो कै के पैर में लगा दिया, लेकिन यही हमने ट के पैर में लगाना है। ट आधा है,
ट के पैर में लगाना है तो क्या करेंगे, पहले तो एक तो हलंत वाली डंडी आ गई उसके नीचे, ठीक है, ये हलंत वाली डंडी आ गई। अब ये र है, ये इसकी डंडी ऐसे बनेगी, तो ये शेप ये इस तरह से पक्षी के पैरों वाली शेप बन जाती है। ये कोई मात्रा नहीं है, ये हलंत और र की रेफ वाली मात्रा दोनों के प्रयोग करने से इस तरह से शेप बन जाती है। जैसे ड है, ड को हम हलंत लगाते हैं और साथ ही रेफ वाला रे लगाना है तो ये शेप बन जाती है ये वाली। ट्रक, ड्रम, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। अब है द है तथा श के साथ रे का प्रयोग किस प्रकार करना है, भद्र, इनके इस तरह से लग जाती है मात्रा। री ऋषि का प्रयोग, री ऋषि जो है ना वो री, इसकी जो उच्चारण है ना वो रे के रूप में होता है, लेकिन इसमें ई का प्रयोग होता है, री। पृथ्वी, ठीक है, वृषा, कृपा, कर्पा और दृष्टि, नृप, इस तरह से नृप, री की साउंड आती है। ये जो मात्रा है रे ऋषि की जो अक्षर वर्ण के पैर में लगती है और इसका उच्चारण री के रूप में होता है। वृक्ष, पृथ्वी। श के साथ री का प्रयोग किस तरह से करते हैं, श्रृंग, श्रृंग बन जाता है, वो श और री जुड़ के ये वाला श्र बन जाता है, वो श्रमिक वाला होता है, ये श्र अलग है। पंचमाक्षर संबंधी नियम, पंचमाक्षर ण, ण, अगर ये आते हैं तो इनको हटाकर हम क्या करते हैं, ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। पंछी, ऊपर अनुस्वार। गंगा, गंगा का जो शुद्ध उच्चारण है ना वो यही है, गंगा का शुद्ध लेखन, लेकिन हम अनुस्वार के रूप में ये लिखना मुश्किल लगता है तो अनुस्वार लगाना आसान लगता है। पंछी में अण बना के हलंत लगाना मुश्किल लगता है तो हम ऊपर पंचम अक्षर जो भी है अण, ण, इनको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर देते हैं। इनको लिखने की बजाय ऊपर उनकी जगह पे एक बिंदी लगा दिए जाते हैं, पंचम अक्षर जब आधा हो तो, ठीक है। आगे है, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं तो स्वर रहित पंचमाक्षर अनुस्वार नहीं बनता, जैसे निम्नलिखित। अब दो पंचमाक्षर एक साथ आ गए तो क्या करते हैं, फिर उसको उस अक्षर को आधा कर देते हैं, उसमें बिंदी यानी अनुस्वार नहीं लगाते। अब ये जो चीज पॉइंट्स है ना, ये रूल्स इसलिए जरूरी हैं कि ये चीजें गलतियां ना हो। ये गलतियां तभी होती हैं जब हमको रूल्स का पता नहीं होता, तो ये रूल्स आपको पढ़ने हैं, ये शुद्ध हैं, ये भी आप एक रीडिंग इसकी कर लीजिएगा। और मैं आपको इसके जो ये मेन पॉइंट है ना इस चैप्टर के वो पढ़ा रही हूँ, बुक वर्क कल करवाऊंगी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। मैंने पहले ही आपको बताया, वर्ण मतलब एक अक्षर, उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णों का जो समूह होता है ऐसे लेकर गया तक वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं निर्बाध रूप से, वो ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। और स्वर के दो भेद हैं, स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, दीर्घ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, दुगुना, और प्लुत जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना। यानी ह्रस्व जो स्वर है वो सबसे छोटा, दीर्घ में उससे दुगुना, प्लुत में तिगुना। अगला है व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण हो वो व्यंजन। व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्पर्श करके होता है, मुंह के किसी न किसी चीज को स्पर्श करता है। अंतस्थ स्वर तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण। ऊष्म जिनके उच्चारण के समय मुंह से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मतलब ऊर्जा। संयुक्त व्यंजन दो स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन। द्वित्व व्यंजन स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल। संयुक्ताक्षर स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल। सघोष जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंतुओं से टकराकर बाहर आए, घर्षण पैदा हो। अघोष जिनके उच्चारण में हवा स्वर तंतुओं से बिना टकरा जाए। सघोष घोषणा के साथ, घर्षण के साथ। अघोष बिना किसी स्वर यंत्री से टकराए। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगे, कम प्राण लगे। वायु क्या है, हमारा प्राण है। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगे।
वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप रीड करेंगे अच्छी तरह से। बुक वर्क इसका हम कल करेंगे। धन्यवाद।